नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली में लाल किले के पास जिस वक्त धमाका हुआ था, उसके बाद हम सब ने देखा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें डॉक्टर्स का पूरा गैंग शुमार था और वो सामने आया। इसका मतलब एक और मैसेज देश और दुनिया में गया, और वो ये कि न सिर्फ आतंकवादी अनपढ़ होते हैं, बल्कि वो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। और अगर पढ़े लिखे हैं तो कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये उम्र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद फट गया। अब बात करेंगे वैष्णो देवी माता इंस्टीट्यूट की। देखिए, वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु जाते हैं वो हिंदू हैं, निश्चित तौर पर। जो दान देते हैं वो हिंदू हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो हिंदू हैं, और जो सारा पैसा जाता है वो ट्रस्ट के पास जाता है, और ट्रस्ट इंस्टीट्यूट्स भी चलाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में जब एमबीबीएस का दाखिला होने लगा, जब पहले बैच के एडमिशन के लिए सीटें अलॉट करने का नंबर आया, तो 50 में से 42 सीटें मुसलमानों को दे दी गई, उनके लिए अलॉट कर दी गई। 7 सीटें हिंदुओं के लिए अलॉट कर दी गई, और 1 सीट पर सिख के लिए उसे आरक्षित कर दिया गया। अब हिंदू पक्ष का यह कहना है, कई सारे ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि कोई ऐसा संस्थान जो हिंदुओं के पैसे से चल रहा है, उसमें इतनी ज्यादा सीटें मुसलमानों को देने का क्या मतलब है, जबकि हम देख रहे हैं कि पढ़ लिखने के बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मुफ्ती वजाहत कासमी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। मुफ्ती साहब, मुझे बताइए, वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में जो पैसा जा रहा है वो तो हिंदुओं का जा रहा है, 50 में से 42 सीटें मुसलमानों को देना, अगर ये सेक्युलरिज्म है तो फिर एएमयू में ये सब चीजें क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मुझे वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के क्या मानक हैं और क्या डिसिप्लिन वहाँ है, कानून है अपना, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना तो कम से कम ये बात तो साफ है कि वो वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे से चलता है। एमयू जो है, वो एमयू के जो संचालित किया जाता है वो अलग तरीके से किया जाता है। एमयू को सरकार ग्रांट देती है और एमयू को उससे संचालित किया जाता है। जामिया मिल्लिया हुआ, जामिया हमदर्द हुआ, वो सरकार की ग्रांट पर चलते हैं। और वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जो है वो वैष्णो देवी के चढ़ावे से चलता है, सरकार की ग्रांट से नहीं चलता है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि शायद वैष्णो देवी मंदिर वापस सरकार को टैक्स भी देता होगा। तो दोनों में फर्क है। एक तो दोनों में फर्क कीजिएगा। दूसरे एएमयू में भी कुछ सीटें, जामिया मिल्लिया में भी और जामिया हमदर्द में भी, मैंने सुना है कुछ सीटें वहां हिंदुओं के लिए और सिखों के और क्रिश्चियंस के लिए गई हैं, मिनिमम है लेकिन ना? वो सीटें रिजर्व हैं। मिनिमम है। हाँ, वो रिजर्व है। हाँ, वही बात मैं कर रहा हूँ कि वो सीटें रिजर्व हैं। ऐसा नहीं है कि 50 से एडमिशन हो और 40 हिंदू हो जाए और 10 मुसलमान हो। वहाँ ऐसा है कि 50 से एडमिशन हो, उनमें से 5 हिंदू हैं और 5 में और बाकी सब हैं और 40 में मुसलमान। वैष्णो देवी की जो सूरत हाल सामने आई है वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की, वो ये है कि उन्होंने 50 में से 40-42 तो मुसलमान ही ले लिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो वहां के मानक क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से तो किसी मंदिर के चढ़ावे से तालीम हासिल करना जायज नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मंदिर पे चढ़ावे को जायज नहीं समझता है, बल्कि उसको शिर्क करार देता है मजहब इस्लाम। और ना उसको खाने की इजाजत है, ना उसको पहनने पीने की इजाजत है, ना इस्तेमाल करने की इजाजत है। अब मुझे ये पता नहीं कि ये 42-40 मुसलमान किस मुंह से वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में पढ़कर, वहां के चढ़ावे से खाकर, वहां के चढ़ावे से पढ़कर, वहां के चढ़ावे से तालीम कौन सा काम करेंगे, क्या ये मालूम नहीं है। वो भी कहीं कल को जो है तरह तरह की बातें खैर डॉक्टर की सामने आ रही हैं। आपने भी कहा है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं ये बात कि आतंकवाद जितना भी दुनिया में है, चाहे वो बगदादी रहा हो या आप लश्कर तैयबा को उठाइए, जैश ए मोहम्मद को उठाइए, उसामा बिन लादेन को ले लीजिए, अयमन ज़वाहिरी को ले लीजिए, बगदादी को ले लीजिए। वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में उसके मानक क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जो इस तरह की वहां की जो कमेटी है जो उसको संचालित कर रही है विश्वविद्यालय को, उन्होंने इतने मुसलमानों को किस मानक पर लिया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वहां क्या कानून है। लेकिन मैं उन मुसलमानों से ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि वो मंदिर के चढ़ावे को जब जायज नहीं समझते हैं, जब उसके खाने को जायज नहीं समझते, उसके पीने पहनने को जायज नहीं समझते, तो वहां से वो तालीम हासिल करने को कैसे जायज समझते हैं? ये मेरे मन में सवाल है।
और मेरा ख्याल या तो वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की संचालित जो समिति है, कमेटी है जो, या वहां के कुलपति वीसी हैं, वो जवाब देंगे इस बात का, या फिर जिन लोगों ने इतने तादाद में एडमिशन लिया है वो लेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि एमबीबीएस के इतने एडमिशन एक ही समुदाय के हो जाना, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, वो जांच का विषय है। बहरहाल वो एक जिस विश्वविद्यालय को एक मंदिर संचालित करता हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खाली से वो हिंदुओं के लिए, चूंकि सनातन में ऐसा है नहीं है। बिल्कुल। सनातन धर्म जो है वो तो सबको कुनबा अपना समझता है, लेकिन कुनबे का मतलब ये भी तो नहीं है कि सब एक तरफा हो। बिल्कुल। कुनबे का मतलब ये है कि जिसको जरूरत है, जितनी जरूरत है, इतनी जरूरत उसकी पूरी हो जाए। क्योंकि सनातन धर्म ना तो सनातन धर्म के इतना दिल का छोटा धर्म है, न सनातन धर्म के लोग इतने दिल के छोटे हैं वो ये कहेंगे कि मुसलमानों को हम तालीम नहीं देंगे। लेकिन मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि वो किस मुंह से वहां तालीम हासिल करके चढ़ावे के पैसे से फिर वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे। तो इसलिए मेरा ये सवाल उन पर बना हुआ है। रही एमयू की और जामिया मिल्लिया की बात, एमयू में और जामिया मिल्लिया में हमेशा हिंदू कम्युनिटी को या दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनको माइनॉरिटी में एडमिशन मिला है, और उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में हो गया कि एक ही तरफा एक ही समुदाय के लोगों का एडमिशन हो गया। यहाँ ऐसा है कि यहाँ एक तरफा मुसलमानों को एडमिशन मिलता है। एक चीज और है तकरीबन सर, जैसे दरगाहों पे पैसा चढ़ता है तो उनका तो कोई माई बाप नहीं है कि उनसे किसी मुसलमान का भला हुआ हो, और हिंदू का तो खैर छोड़ ही दीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो मंदिरों से पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है? अब देखिए सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हिंदू चढ़ावा चढ़ाएगा और पढ़ाया जाएगा मुसलमान को। पढ़ने सब चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही बात, 50 में से 42 थोड़े ना दे देंगे। देखिए, सब पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जहां हमारे देश में मंदिरों के चढ़ावे से या गुरुद्वारे के अंदर जो चढ़ावे आते हैं, जो वहां लोग जो है अपनी श्रद्धा से पेश करते हैं, जहां उनसे चैरिटी के काम हो रहे हैं, तो वहां दरगाहों से भी तो कोई सवाल करने वाला हो। हिंदुस्तान में हजारों दरगाहें हैं जिन साल में कम से कम हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, सिवाय वो अय्याशी के, सिवाय वो मक्कारी के, सिवाय वो नशा करने के, सिवाय वो वहां के सज्जादा नशीन और मुजाविर अपने ऐशो आराम पर खर्च करते हैं, वो अपनी पर खर्च करते हैं, अपनी गाड़ी घोड़ों पर खर्च करते हैं। मुझे पूरे मुल्क में कोई एक दरगाह हाथ उठाकर कोई बताए आकर के आपके चैनल पर कि हमारी दरगाह इतने यूनिवर्सिटी, इतने कॉलेज, इतने स्कूल और चैरिटीज के ये काम कर रही है। इस मुल्क में गुरुद्वारे चैरिटी पर काम कर रहे हैं, मंदिर भी चैरिटी पर काफी काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में मंदिरों को करना चाहिए उतनी बड़ी तादाद में मंदिर भी नहीं कर। और मस्जिदों का तो आप छोड़ दीजिए, वहां तो 1-1 रुपया चंदा मांग के, 1-1 रुपया भीख मांग करके इमाम को 10,000 रुपए, मुआजिन को 5,000 रुपए मुश्किल से मिलते हैं। वहां तो बहुत बुरे हालात हैं, उनके तो छोड़ दीजिए। और जो दरगाहें हैं, मैं अजमेर दरगाह का हवाला दूंगा आपको, कलियर शरीफ का दूंगा और दूसरी जगहों का दूंगा, जहां साल में बहुत मोटा पैसा, करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है, वो के देश के या अपने मुल्क के, अपने स्टेट के किसी काम पर खर्च होता हो, तो मुझे बताए, कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल, वही वो तो। पैसा कहाँ जा अच्छा, रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। एक चीज और है मुफ्ती साहब, मैं परसों एक खबर देख रही थी और फिर हम उस पर बहुत लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद हमने देखा पूरे देश में हाई अलर्ट हुआ, कई राज्यों की पुलिस सघन चेकिंग अभियान चलाती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे बरेली हो, चाहे संभल हो, उन्नाव हो, मेरठ हो, यहाँ बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रियां हैं। हम देख रहे हैं सर कि इन मीट फैक्ट्रियों में जो गार्ड तैनात किए गए हैं वो कश्मीरी मुसलमान हैं। सवाल ये उठता है कि एक एजेंसी कश्मीरी मुसलमानों को लाकर ही क्यों तैनात कर रही है? सबसे बड़ी बात, वेरिफिकेशन नहीं है किसी का भी। अब ब्यौरा मांगा गया जम्मू कश्मीर पुलिस से। देखिए, ये तो चलिए, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 370 से पहले बहुत मजलूम और इंतहाई बेरोजगार थे, और मोदी जी ने ये पूरे मुल्क में कोशिश की, और मोदी जी ने ये धारणा पूरे मुल्क को दी है कि कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारा है। तो जिन कश्मीरियों को इस देश में होटल नहीं मिलते थे, कमरे और रूम रेंट पर नहीं मिलते थे, आज उन कश्मीरियों को देश में रोजगार मिल रहा है। यहां तक तो मैं इसको ठीक समझता हूं, लेकिन एजेंसीज का पुलिस से वेरीफाई नहीं कराना चीजों को, ये बहुत, मैं इसको खतरनाक समझता हूं। पुलिस को पूरे मुल्क में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी काम करे, और किसी भी स्टेट का करे, खाली कश्मीरी नहीं,
वो यूपी का हो, वो बिहार का हो, वो केरल का हो, रूम रेंट देने से पहले, मुलाजिम रखने से पहले, सर्वेंट रखने से पहले मेरा ख्याल तो पुलिस से वेरीफाई कराना हर हाल में जरूरी है, वरना तो सावधानी जो है वो जरा सी हटेगी तो बड़ी घटना घटेगी, और हालात अभी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए एजेंसियों पर मुझे जितनी एजेंसी इस तरह की हरकतें कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वो भी शक के दायरे में आ जाएंगी। इसलिए कश्मीरी रहे या बिहारी रहे या बंगाली रहे या यूपी का रहे, वेरीफाई हो। ठीक है मुफ्ती साहब, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत थी, तो हमने आपको अपने साथ जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगी। बाकी आप बताइए, इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं? मुफ्ती साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपडेट्स ले सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।